बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सुबान कुरैशी। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हर गुज़रते दिन के साथ ऊँट नई से नई करवट इख्तियार करता जा रहा है। बात हुकूमती नाराज़ अरकान की हो या इत्तेहादियों की, सब देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की अहम डेवलपमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी रहनुमाओं की सिंध हाउस में मौजूदगी और उस पर पीपल्स पार्टी ने जो ये मौक़िफ़ अपनाया था कि ये सिर्फ इल्ज़ाम है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते रहे कि ये इल्ज़ाम नहीं हकीकत है, और फिर बिलाखिर वो अरकान मीडिया की ज़ीनत बने। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद को छोड़कर अपोजिशन बेंचेस पर आने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, और लगभग यही मामला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी बैप का भी है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के मुताबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने मुनिस इलाही को यह फ़ाइनल जवाब दे दिया है कि 5-6 सीटों के जवाब में हम आपको वज़ीर आला पंजाब नहीं बना सकते। अगर नून लीग आपको यह ऑफ़र करवाती है तो आप शौक़ से बन जाएँ। जवाब में कल एक निजी चैनल पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब काफ़ी गुस्सा भरा जवाब दिया। इस पर काफ़ी वो गुस्से में नज़र आ रहे थे, बल्कि उन्होंने काफ़ी खुलकर भी वज़ीर आज़म पर तनकीद की। यहाँ तक कि उन्होंने तो पुराना एक मामला जो कि ISI के चीफ़ की तैनाती के हवाले से कुछ देरी हमें देखने में आई थी, उसमें भी उन्होंने एक तरह से इमरान खान को ही कसूरवार करार दिया। काफ लीग ये भी दावा कर रही है कि हम इत्तेहादी सब इकट्ठे हैं और हमारे पास 17 अरकान मौजूद हैं, और अगर इमरान खान साहब की जानिब से कोई एक रुकन भी अपोजिशन बेंच पर जाकर बैठा तो फिर हम अदम एतमाद के मामले में अपोजिशन बेंचेस पर जाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट देंगे। और फिर वक्त आने पर उन्होंने कहा कि मज़ीद फ़ैसले भी हमने करने हैं। तो अब देखना यह है कि क्या परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब की खातिर इत्तेहाद छोड़ देंगे, क्या तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत अपने अरकान अपोजिशन बेंचेस पर जाने देगी या नहीं जाने देगी, और सिंध हाउस के अंदर जो मामलात सामने आ रहे हैं ये क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। इसी तरीके से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो कि सिंध के अंदर गवर्नर राज के हवाले से बात कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर नेशनल असम्बली महर इरशाद सियाल साहब, सीनियर सहाफ़ी कमर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असम्बली ताहिर इकबाल साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, और सीनियर कानूनदान एडवोकेट चौधरी अबरार हुसैन साहब भी लाहौर से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो प्रोग्राम में तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। महर इरशाद सियाल साहब, बताइएगा कि सिंध हाउस के अंदर जो कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी का तो ये मौक़िफ़ था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास MNAs मौजूद नहीं हैं, वो पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन कल हमने देखा कि उन्होंने मीडिया पर आकर, राजा रियाज थे उसमें, अहमद हुसैन डेहर मुल्तान से MNA थे, राना कासिम नून थे, काफ़ी सारे लोग थे जो वहाँ पर मौजूद थे। तो एक किस्म का जो आप लोगों का मौक़िफ़ था उन्होंने तो उसको गलत साबित किया है। जी सर, आपने सवाल सुन लिया है जो मैं दोबारा रिपीट कर दूं? मैंने आपकी बात सुन ली है। जी जी। आप देखिए जो पिछले दिनों हुकूमत ने किया है पार्लियामेंट लॉजेस में, तो वहाँ तो कोई मेंबर भी, कोई MNA अपने आप को मामूल नहीं समझता। तो जहाँ तक सिंध हाउस की बात है, वो सिंध गवर्नमेंट का इस्तेकाक है, वहाँ MNAs आते जाते रहते हैं। वहाँ जो पार्टी के MNAs हैं वो भी वहीं थे, मैं खुद भी वहीं मौके पर था, हम भी उधर होते हैं, क्योंकि हम तो पार्लियामेंट लॉजेस में अपने आप को महफूज नहीं पाते। एक MNAs को उन्होंने अपनी फोर्सेस के जरिए 2 MNAs गिरबान से पकड़ा, उनकी पगड़ी उछाली, बल्कि एक शरीफा की पगड़ी भी जमीन पर गिर पड़ी। जिस तरह बोलेंगे पूरी दुनिया देख रही थी। वो जिस तरह वजीर आजम की लैंग्वेज है, वो धमकियां हैं, जिस तरह शेख रशीद की धमकियां हैं, कुचल दूंगा, रूट डालूंगा, यही हुकूमत होती है। वजीर आजम की गुफ्तगू से ऐसे पता चलता है कि जैसे कोई सुल्तान रही की फिल्म देख रहा हो। अगर कोई कानूनी इदारे हरकत में है, अगर सुमोटो एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट, तो वो तो इसी बात पर भी नहीं हो सकता है। जो किसी को डायरेक्ट बंदूक की बात करता है, किसी को डायरेक्ट बंदूक से फेर उठने की बात करता है, वो तो कत्ल की धमकियां दे रहा है। तो सिंध हाउस में तो अपनी जान बचाने के लिए गए हैं, बाकी वोट देना ना देना वो हर किसी के अपने जमीर की बात है। इरशाद सियाल साहब, आपका इरशाद करता है जी, तो अपने इलाके की अवाम की खिदमत के लिए, मसाइल के लिए, अपने आपको अच्छा किरदार अपना पेश करने के लिए। तो ये जो इल्जाम तिराशा कर रहे हैं बिल्कुल सरासर झूठ है।
ठीक है। ना कोई किसी को पैसे दे सकता है, ना देता है, ना कोई लेता है। ठीक है। अपनी हर किसी को अपनी इज्जत नफ्स जो है वो प्यारी है। ठीक है। अच्छा सयाल साहब, लेकिन हमने ये देखा कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने ये पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि सिंध हाउस के अंदर हुक्मरान जमात के MNAs मौजूद हैं, तो उस वक्त आपकी जानिब से इस बात का डिनाई किया गया, आपने उसको तस्लीम नहीं किया। मगर जब वो खुद मीडिया पर सामने आ गए तो उसके बाद अब आप उसको तस्लीम कर रहे हैं। अगर सिंध हाउस में हैं या आए हैं तो वो उन्हें वोट नहीं मिल रहे, उनके पीछे एजेंसियां लगी हुई हैं, उनके पीछे जो है उनके इदारे लगे हुए हैं, उनके पीछे उन्होंने रेंजर लगा रखे हैं, उनके वो तो इस वक्त तो वजीर आजम है ना। अगर उसमें कोई खिलाफ होता, कोई खिलाफियात की कोई बाकियात होती तो वो कल ही मुस्तफी हो जाते वजीर आजम साहब जी। जब तो उनके अपने इतने MNAs ने उन पर अदम इत्तेमाद किया है तो वो कल ही मुस्तफी हो जाते, या उनमें हिम्मत है तो कल इजलास पर तो मंडो को बुलाया है, मंडो को अपना वोट ले लें, इत्तेमाद का वोट ले आए जी। उनमें हिम्मत है। तो पहले भी उन्होंने जब सैयद यूसुफ गिलानी साहब सेनेटर बने थे तो तब भी उन्होंने उनके वो क्लिप निकाले, उनकी बात सुने, उन्होंने इत्तेमाद का वोट क्यों लिया था। तो उस वक्त तो इतने मेंबर नहीं थे, अब तो बहुत ज्यादा मेंबर हैं। आप कल परसों तक मजीद डायरेक्शन देखना, जब इत्तेहादी हट जाएंगे तो तब पता चलेगा कि PTI के कितने अरकान बाकी बचे हैं। अच्छा इरशाद सयाल साहब, ये बताइए आप, सयाल साहब आप माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं, काफ़ी अरसे से आप सियासत कर रहे हैं, बल्कि आप हल्के की सियासत भी करते हैं। आप ये बताइए कि जो सियासत इस वक्त जो रुख इख्तियार कर रही है, क्या आपको लगता नहीं है कि मामलात कहीं उस तरफ न चले जाएं जिसकी तरफ शेख रशीद बार बार इशारा कर रहे हैं और मार्शल लॉ की जानिब वो इशारा करते हैं, तो क्या लगता है हालात उस तरफ जा नहीं रहे? शेख रशीद की ख्वाहिश है और उसकी बात को कोई बंदा सीरियस भी नहीं लेता। शेख रशीद की बात को कोई जो सियासी शऊर रखने वाला बंदा है वो कभी सीरियस नहीं लेता। वो तो हमेशा ऐसी ऊट-पटांग बातें करते रहते हैं। अच्छा। कभी माफी पर आ जाते हैं, कभी धमकाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं। आपको क्या लगता है कि हालात उस तरफ नहीं जा रहे? अदम इत्तेमाद अपोजिशन ला रही है तो ये कानूनी उनका राइट है, हक है। वो जमहूरी तरीके से ही वजीर आजम को हटाना चाहते हैं, वो कोई धौंसदादली नहीं। वजीर आजम साहब तो आप सबको पता है वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं। जिस तरीके से वो आए वो आपको पता है। अब हम वो तरीका नहीं अपना रहे। अपोजिशन तो जमहूरी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ रही है और संभल को आगे जमहूरियत को फरोग दे रही है। ये जमहूरी अमल का एक हिस्सा है। अदम इत्तेमाद तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब के वक्त भी आई जी, उन्होंने भी फेस किया था। उन्होंने तो कोई इदारे भी इस्तेमाल नहीं किए थे, कोई भी इस्तेमाल नहीं किए थे। ये तो मतायत इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, खुलम खुला धमका रहे हैं, कत्ल की धमकियां दे रहे हैं और MNAs को बेइज्जत बेतौकीरा कर रहे हैं, सियासत को बदनाम कर रहे हैं, जमहूरियत को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा सयाल साहब, जिस तरीके से जी सयाल साहब आपका बैठे हैं, जी जी भी उनकी है, वो ले आए परसों इत्तेमाद का वोट ले लें, बस ठीक है। कहानी खत्म हो जाएगी। अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 23 मार्च को बहुत बड़ी एक परेड भी हो रही है जिसमें कई ममालिक के अफवाज ने शिरकत करनी है, फिर OIC की तंजीम में काफ़ी सारे ममालिक से वज़राए ख़ारजा भी आ रहे हैं, आप लोग भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो क्या समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें इस मामले से इसके बाद अगर हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? वो कोई जाती तौर उसका नहीं, ये तो मुल्क के जो मामलात होते हैं वो तो मेहमान है, तो हमारे भी मेहमान है, वो तो अपोजिशन के भी मेहमान है। बाकी जो इस्लामी ममालिक आ रहे हैं हमारे भाई नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान का ताल्लुक जी। वो ऐसी पॉलिसियां जो होती है वो अपोजिशन हो या हुकूमत वो मुश्तरका हो। ठीक है। अच्छा ये भी बताते चलें कि तहरीक अदम एतमाद के बाद क्या गारंटी है इस बात की कि जो अपनी अपनी जमातों से बेवफाई करने के बाद आपकी जमात में शामिल हो रहे हैं वो आप लोगों के साथ भी वफा करेंगे? हो सकता है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए, आप लोग हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए, उसके बाद फिर ये लोग आपसे बेवफाई कर दें? वो कोई जमात नहीं है ना, फिर वो तो हम हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी रहे हैं, हमारी जिंदगी में अक्सरियत जो है पीपल्स पार्टी से रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने उनकी सही माने तरबियत की थी, वो तो उधार पर गए थे, अपनी जमात में वापस आ रहे हैं जी। चलें ठीक है। जमात तो नहीं है, PTI जमात होती तो उसके खिलाफ उसके इतने MNAs उसके खिलाफ अदम इत्तेमाद, उसने तो कभी जो
जो वजीर आजम अपने MNA की बात नहीं सुनता तो वो आम आदमी क्या बतला। ठीक है, ठीक हो गया सर, पॉइंट आपका आ गया। कमर गिलानी साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, इन तमाम मामलात को बहुत डिटेल में देख रहे हैं। सिंध हाउस में जो कुछ कल होता रहा उसके हवाले से अपोजिशन जो कुछ कहती रही, फिर बाद में वही अरकान जब मीडिया पर आए तो उसके बाद अभी हम पीपल पार्टी के MNA का मौक़िफ़ भी सुन रहे थे, वो फिर अब एक और मौक़िफ़ सामने आ गया है। तो क्या समझते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है सियासत में? जी, ये जो कुछ भी चल रहा है ये इंतहाई जो है वो ख़तरनाक जो है मंजिल की तरफ ये चल रहा है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी थे, पीपल्स पार्टी के जो है वो सीनियर रहनुमा भी हैं, और उन्होंने पहले इस चीज़ की तरदीद की है कि जो है इनके कोई भी अरकान किसी को भी हमने हाईजैक नहीं किया या ज़बरदस्ती नहीं रखा। लेकिन उसके बाद जैसे एजेंसियों ने उन्हें मतलब तलाश किया और उनकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की, जिसके बाद मीडिया पे चीज़ें आई और मीडिया को मजबूर इनको करना पड़ा कि मीडिया को अंदर दाखिल करके फिर उनके इंटरव्यू करवाए गए जिस तरीके से। लेकिन मैं इस सारे वाक़े को इस हफ्ते के दौरान जब से अदम एतमाद हुआ, ये दो वाक़े हुए। एक हुआ पार्लियामेंट लॉजिस का वाक़या, दूसरा हुआ है ये जो मुनारिफ होने वाले जो अरकान असम्बली हैं उनको एक जगह पे सिंध असेंबली में सिंध हाउस में जमा किया गया। इन दोनों की आपस में ये कड़ियाँ मिलानी पड़ेंगी और ये कड़ियाँ मिलती भी हैं कहीं ना कहीं जाके। देखिए, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ये मैं अपनी न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन और जाती ऑब्जर्वेशन भी है। मैं आपको बताऊं कि जो पार्लियामेंट लॉजिस में जिस तरीके से जो है वो इंसारुल इस्लाम को लाया गया और पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अगेंस्ट खड़ा किया गया, उसके बाद लाजमी बात है कि उसका रिएक्शन तो आना था और वो रिएक्शन आया। ये भी जो फजलुर रहमान और अपोजिशन जमातों का एक प्री प्लान एक हिस्सा था, जिसके बाद इन्होंने ये किया कि जो अरकान असम्बली थे पार्लियामेंट के जो मुनहरिफ होने वाले अरकान असम्बली थे जिनका कल अनाउंस हुआ 25 अफराद का, उनको सिंध हाउस में इन्होंने जो है वो एक जगह पे शिफ्ट किया गया और वहाँ पहले तो इन्होंने इनकार किया, जिसके बाद मीडिया पे खबर आने के बाद इन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि हाँ बिल्कुल वहाँ पे मौजूद है और वो सेफ है। मेरा ये सवाल इनसे बनता है कि क्या इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे ये हुकूमत चलती है, जहाँ पे हुकूमत करते हैं ये अपोजिशन में बैठ के करते हैं, तब इनको कोई खतरा नहीं होता, और कौन सी ऐसी चीज़ वारिद होने लगी थी जिससे इनको बचा के सिंध असेंबली में मुंतकिल किया गया और इनको कट ऑफ किया गया वहाँ से। इसका तो ये साफ मतलब है कि ये सारी हॉर्स ट्रेडिंग है और उसमें हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए इनका बोलियां लगी हैं और वहाँ पे जाके इनको मुंतकिल किया गया। और ये मैं पूछता हूँ कि ये कौन सा ज़मीर है जो कि एक जब हुकूमत को 1-1.5 साल रह जाता है और इनके ज़मीर जाग उठते हैं तो वो पहले ये ज़मीर कहाँ चला जाता है, पहले ये क्यों नहीं बोलते? जब असम्बलियों में अपने बेनिफिट लेते हैं, अपनी वजारतें देते हैं, अपनी हुकूमत से मफादात देते हैं, तो ये तब इनके मफादात ये चीज़ें तब ये फ़ायदा उठा के, और जब ये इनको नज़र आता है कि अब हमारा यहाँ पे टाइम खत्म हो गया, अब यहाँ से हमारा गुजारा मुश्किल हो गया, अब हम कूदेंगे तो दूसरी तरफ जा पलटेंगे, तो ये इंतहाई जो है वो खतरनाक जो है वो रास्ता उसकी तरफ गामजन है। देखिए, जो मौजूदा हालात हैं, सियासी लीडर होना, इमरान खान की जगह पे कोई और सियासी लीडर होता है वो कब का इस्तीफा दे चुका होता है। इन्हीं की वजह से, इन लोगों की वजह से इनका जो ये अमल है ये इंतहाई गैर पार्लिमानी अमल है, इसकी वजह से इमरान खान भी अब जिद में आ चुके हैं। इनके देखे 22, 25 या 35 जितने ये कह रहे हैं वो हुकूमत है, एक ये कंफर्म चीज़ है, ये मैं इस चीज़ को मैं तस्लीम करता हूँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, हर बंदे को पता लग चुका है कि जो टूटने वाले अरकान है वो वापस आने वाले नहीं है। अब बात रही दूसरी, अब मसला ये है कि अब इन्होंने कहा कि हम एक नया हाफ ट्रेडिंग के खिलाफ हम सदारती जो ऑर्डिनेंस लाना चाह रहे हैं, वो इसका अनाउंस कर चुके हैं शेख रशीद साहब, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेख रशीद ने और मुराद सईद ने। इससे उन्होंने कहा कि हम हाफ ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती ऑर्डिनेंस लाएंगे जिससे ये मामला और तूल पकड़ेगा और लटकेगा। उस बीच में ये 23 मार्च गुजर जाएगा, 23 मार्च गुजरने के बाद इनका जो इन्होंने तय किया 27 मार्च का अपना प्रोग्राम ये होगा, उधर जाके ये धरना देंगे। उसके बाद उससे पहले अगर ये दूसरे धरना देते हैं, पोजीशन जमातें धरना देती हैं, तो ये तसादम का अमल जो है ये बाहमी आमने सामने बिल्कुल होगा। ये ठीक हो गया कमर गिलानी साहब, ठीक है कमर गिलानी साहब, आपका पॉइंट आ गया। ताहिर इकबाल साहब, मैं आपसे इस हवाले से अब जानना चाहता हूं कि सिंध हाउस में जो अरकान मौजूद हैं वो तो मीडिया पर खुलकर आकर कह चुके हैं कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे, हम आइंदा इलेक्शन भी PTI के टिकट से नहीं लड़ेंगे। तो इमरान खान साहब अब इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं और अभी परवेज़ रशीद साहब ने भी कुछ देर पहले सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या समझते हैं, गेम हाथ से निकल नहीं गई PTI के?
देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल में उसमें तो बाजार तो यही लग रहा है, ज़ाहिर है कि पार्टी के कुछ लोग जो हैं, जो पीटीआई के टिकट से जीते थे, क्योंकि वो छोड़ गए हैं। तो अभी फिलहाल सूरत हाल तो आज से निकली हुई मालूम हो रही है। जी। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब का, प्रोड्यूसर साहब से मैं कह रहा हूँ कि पहले वो ज़रा कल वाला उनका क्लिप चलवा दें जो वो एक निजी चैनल पर गुफ्तगू कर रहे थे और हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी गुस्से भरी ज़बान इस्तेमाल की है। उसके बाद फिर मैं ताहिर इकबाल साहब से उस पर उनका कमेंट लेता हूँ। जी प्रोड्यूसर साहब, वो क्लिप चलवाइएगा। 12 कहता है, और लेकिन ये अब बाहर नहीं निकल सकते जहाँ भी हैं सेफ कस्टडी। वोटिंग डे में, हाँ ये वोटिंग डे में आए सारे इत्तेहादी जो हैं, जिसमें MQM है, हमारी जमात है, फिर साथ बाप पार्टी है, ये सारे लोग हमसे 3 लगातार हमारी इनके साथ मीटिंग हुई है और हमारा आपस में तय हो गया है कि हमने इकट्ठे जो बात करनी है, हम सारे 17 लोग हम बन, वो तो सब सारे जान को पता है। तो जिस तरह अपॉइंटमेंट लेट हुई है DGI की, तो वो तो सारे जान रहे। 3 साल बाद इतनी तो उनको समझ आ जानी चाहिए कि जो चीज़ देनी नहीं उसका जिक्र ही। जी इकबाल साहब, परवेज़ इलाही खुलकर, आप सब जानते हैं, हम सब देख रहे हैं कि खुलकर सामने आ चुके हैं। पहले थोड़ा बहुत लचक उनके रवैये में नज़र आ रही थी, मगर अब तो उन्होंने खुलकर कह दिया कि इमरान खान साहब को नीचे उतरना होगा, जब वो नीचे उतरेंगे तो ही सीखेंगे। और क्या समझते हैं कि ये सारा मामला वजारत आला की वजह से है या इसके पीछे कोई और इख्तलाफात भी हैं? नहीं, जो असल में ये मामला जो है, ये तो चला तो पंजाब से ही है ना जी। और वो सारा आप उसको वज़ारत आला का मामला कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब पंजाब के अंदर तब्दीली लाने के लिए तैयार भी हो गए थे। तो फिर पता नहीं कि कौन सी वजूहत थी जिसकी वजह से वो इस सारी सूरत को कंट्रोल नहीं कर सके। ठीक। अच्छा, अब्दुल अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन के हवाले से पार्टी के अंदर क्या मौक़िफ़ है? क्या उनके साथ आप लोग बातचीत अब करेंगे या बस अब जब सामने आ गया कि अपने ही 24 अरकान जो हैं वो पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाने का फ़ैसला कर चुके हैं, तो अब ये तस्लीम कर लिया गया है कि फ़िलहाल हुकूमत से हाथ धोने पड़ेंगे, तो इसलिए उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है? तो मुझे इस सूरत हाल का तो शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि गेम जो है ना जी, वो अभी इत्तेहादियों के हाथ है। अगर इत्तेहादी ये फैसला कर लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो इत्तेहादियों को राजी कर लेते हैं और वो ये ऐलान कर देते हैं कि हम जो है वो हुकूमत के साथ हैं, क्योंकि जो लोग गए हुए हैं ये वापस आ सकते हैं। उसमें ये जो सिंध हाउस में बैठे हुए लोग हों या जहांगीर तरीन और अलीम खान की आप बात करें, तो ये वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये तो पार्टी का अंदरूनी इसको आप मामला कह सकते हैं। तो असल गेम है इत्तेहादियों के पास, और अगर मेरा ख्याल है अगर वो ऐलान कर दे तो ये मामला ठीक हो सकता है। ठीक हो गया, यानी कि आपका तजुर्बा ये कहता है कि अगर परवेज़ इलाही साहब वगैरह और जितने भी बाकी इत्तेहादी हैं, अगर वो ऐलान कर दें कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो ये आपके नाराज़ अरकान भी वापस आ सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि पंजाब के अंदर इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, और हमने देखा कि 2-3 दिन पहले लाहौर के अंदर सड़कों पर परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने के हवाले से पैनफ्लेक्स लगे और एक किस्म की अवामी मुहिम भी शुरू हो चुकी है। इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सियासत के अंदर जो ना जो ख्वाहिश होती है और फिर एक जो इक़्तिदार का हिस्सा बनने के लिए कोशिश होती है, वो तो हर किसी का हक है। और मैं खुद भी इस चीज़ का कायल हूँ कि ये मामला जो है पंजाब की वज़ारत आला का कुछ 4-6 महीने पहले हल हो जाए, जब अपोजिशन ने और पीपल पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था कुछ 6 माह पहले, और फिर साथ तहरीक एतमाद की भी बातें शुरू हो गई थी। तो उसी वक्त संजीदगी के साथ ये जो सारे मामला थे इनके ऊपर कंट्रोल कर लेना चाहिए था, जो नहीं हो सका। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि देखिए, मैं
पीटीआई का नहीं हूँ। पीटीआई में मैं शामिल हुआ था इलेक्शन से 2-4 महीने पहले, और ना ही पीपल्स पार्टी ने ओन किया। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि जो शख्स पीटीआई की टिकट से मुंतखब हुआ है, कम से कम इखलाकी तौर पर उसको नहीं चाहिए कि वो इमरान खान के खिलाफ जाए। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है सर, ये सदियों बाद इस तरह के लीडर पैदा होते हैं, और ये अगर वो जब नहीं रहेंगे तो फिर पता चलेगा इस कौम को कि आलमी सतह के ऊपर वो किस अंदाज से पाकिस्तान को, इस्लाम को और ये सारी चीजें जो है मुस्लिम जो उम्मा है उसके हवाले से वो उनके अंदर जो सलाहियतें थी और जो उन्होंने अपने 3.5 साल दौर में रोल अदा किया है इस हवाले से, दीनी हवाले से, तो ये सारी चीजें जो है वो सदियों तक याद रखी जाएंगी। तो इसलिए इस तरह के लीडर को जो है वो मेरा तो ख्याल है कि रहना चाहिए था। और हमारी तो वही सियासत है, हल्कों की सियासत है, और फिर इक़्तिदार के पीछे हम भागते हैं, तो बस अल्लाह ही इस मुल्क का हासिल है बस। अच्छा तारिक इकबाल साहब, अभी चूँकि आपने खुद कहा कि आप इस वक्त पीटीआई का हिस्सा नहीं है, तो आपने इलेक्शन तो पीटीआई की टिकट से ही लड़ा था, तो क्या आप? मैंने ये नहीं कहा मैं कह रहा हूँ कि मैं पीटीआई में शामिल हुआ था इलेक्शन से पहले। इस वक्त आप हिस्सा हैं पीटीआई का? टिकट पे जीता हुआ हूँ। जी बिल्कुल। तो जो बंदा भी जीता है पीटीआई के टिकट से, उसको बेवफाई नहीं करनी चाहिए। सही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदा देखे ना जी जीता है उस पार्टी से, उसको बेवफाई नहीं करनी चाहिए। और मुश्किल वक्त में इमरान खान जिस तरह का लीडर है, ईमानदार है, उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होने का ये वक्त है। ठीक हो गया ताहिर साहब, आपको पॉइंट आ गया। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इकबाल बनास्पति घी एंड कुकिंग ऑयल विटामिन ए और विटामिन डी की ग़िज़ाइयत से भरपूर। इकबाल बनास्पति घी एंड कुकिंग ऑयल, ये है इकबाल का देश। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA तारिक इकबाल साहब से मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उनका मौक़िफ़ जान रहे थे। हमारे साथ इस वक्त फ़ोन कॉल पर मलिक आसिफ याकूब साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और सीनियर कानूनदान भी हैं। मलिक साहब, एक तो प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू सुभान जी। अभी बल्कि प्रोड्यूसर साहब जरा शेख रशीद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर वो क्लिप अवेलेबल हो तो वो चलवाइएगा, जिसके अंदर अभी उन्होंने कुछ देर पहले सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से बात की थी, वो सुन लेते हैं और उसके बाद फिर मलिक आसिफ याकूब साहब का उस पर पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। तारीखी अजीम अफवाज की जानसारान वतन की जो है परेड है, उसमें सारी कौम पार्टिसिपेट करती है। मैं खुद भी उसमें देखने वालों में शामिल हूँगा। और सेकेंडली, हमने आइन के आर्टिकल 232 से लेकर 237 तक मेरी ये राय थी, और मैंने आपको बताया ये मेरी ज़ाती राय थी, कि जो कुछ सिंध गवर्नर हाउस में हो रहा है, जो खरीदो फरोख्त हो रही है, जो लेन देन हो रहा है, जो मेंबरों को वहाँ रखा जा रहा है, सो मैं एमरजेंसी और गवर्नर राज सिंध में लगाने का हामी था। आज मैंने समरी प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश की, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो सका, अभी बड़े दिन है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हालात जो हैं, जितने 1-2 रोज पहले तलखी पे पहुंच गए थे, वो कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। और जो पीटीआई के लोग 9 हैं, 12 हैं, वो अपने इलाकों से भी पूछें, अपने घरों से भी पूछें, और मैं उनसे अपील करना चाह रहा हूं कि वो वापस आ जाए। और आईनी और कानूनी जंग जो है, उसके बारे में फवाद चौधरी साहब, वो स्पोक्स पर्सन है, बेहतर बताएंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ये आज की सियासी कमेटी में फैसला हुआ। जी मलिक साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और इससे पहले भी गवर्नर राज की बातें की जा रही थी, और अब सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनको नाअहल करने का कोई ऑर्डिनेंस भी लाया जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत इस तरीके से मामलात को कंट्रोल कर लेगी, और कानूनी तौर पर इस ऑर्डिनेंस की क्या पोजीशन है? सुमन भाई, आपने ना 2 सवाल एक ही क्वेश्चन में कर दी हैं। वो ये है कि एक गवर्नर राज है और दूसरा ऑर्डिनेंस है। जहाँ तक बात है गवर्नर राज की, गवर्नर राज लगता कर रहा है।
जब उस सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सूबे का वजीर आला है, उसकी जो असेंबली है, उसकी जो कैबिनेट है, वो ये वफाकी गवर्नमेंट ये समझे कि वो नहीं सही तरीके से चला रहे हैं और वहाँ पे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, तो गवर्नर राज लगाया जाता है। इन हालात में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो खुद वफाक जो है वो इस वक्त क्रश हो चुका है। तो गवर्नर राज जो है वो लगना बात है, सिर्फ पीपल्स पार्टी को आई थिंक वो प्रेशराइज करने की एक कोशिश है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई ये हमाकत गवर्नमेंट इस वक्त कर सकती है, क्योंकि हालात पहले ही गवर्नमेंट के हाथ से निकल चुके हैं और मजीद ऐसा कुछ। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्लूबर्ड सिटी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा कारोबारी और रिहायशी सरगर्मियों का मरकज, जहां 8,000 की माहाना किस्त से आप हासिल कर सकते हैं अपनी मर्जी का प्लॉट। वेलकम बैक नाजरीन। टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमें फ़ौरन ब्रेक पर जाना पड़ा। जी मलिक आसिफ साहब, बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। सर, मैं ये कह रहा था कि पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है। अब पार्लियामेंट को अगर ये अहमियत देते और पार्लियामेंट में ही कानून साजियां होती और जो लोग अपने हलकों से इलेक्ट होके आए हुए हैं, अगर उनको ये गवर्नमेंट रिस्पेक्ट देती, उस लेवल पे उनके ऊपर उठा के वज़रा जो हैं वो ऐसे आगे पीछे से पकड़ के ना लगाते, जो कि नॉन इलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, जो सियासत को नहीं समझते, उनको बिठा दिया वहां पे इनके ऊपर ला के, तो ये गवर्नमेंट की ये हालत ना होती। इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए ही 3.5-4 साल ये गवर्नमेंट चलाई है। तो ऑर्डिनेंस जो है, अगर आप इस टाइम पे ये ऑर्डिनेंस लेके भी आते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते ही वो ऑर्डिनेंस उड़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त ऑर्डिनेंस की कोई अहमियत नहीं बनती ये ऑर्डिनेंस। अच्छा, फिर ये अगली बात ये है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग इसका सबूत कौन देगा? अब ये जो लोग इस वक्त सिंध हाउस बैठे हैं या आगे पीछे जो लोग कहते हैं कि हमने नहीं देना, वो तो कहते हैं कि हमारे ज़मीर की आवाज है। कल सादिक ज़ियानी को जब इन्होंने चेयरमैन सेनेट बनाया था तो उस वक्त इन्हीं लोगों की ज़मीर की आवाज थी। जब जहांगीर तरीन साहब जहाजों में भर के लेके आते रहे हैं बंदे, तो वो भी इनके ज़मीर की बात थी। तो अब कैसे वो ज़मीर खत्म हो गया? वो ज़मीर तो चलना ही है ना जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसी क्यों हमाकत करेगी। अच्छा, जो इस वक्त मलिक साहब सियासत की जो इस वक्त की अपडेट है, जो सूरत हाल है, क्या लगते हैं कि हालात कहीं उस तरफ जा सकते हैं जिस तरफ चलें? शेख रशीद साहब को तो आप कहते हैं कि उनकी बात की अहमियत नहीं है, आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर और सीनियर कानूनदान क्या समझते हैं कि मार्शल लॉ की जानिब हालात जा सकते हैं यहाँ से? नहीं सर, नहीं, ये मुल्क अब मार्शल लॉ अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल हवाई है, ये बुखलाहट है, ठीक है, ये लोगों की बुखलाहट की आवाजें। माशाल्लाह अब फौज समझदार है, ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह ये कौम नहीं अफोर्ड कर सकती सर, जिस लेवल पर ये हालात चले गए हैं। अब ये पॉलिटिकल लोगों के मामलात हैं, इनको पॉलिटिक्स के जरिए ही हल होना चाहिए। अब ये देखिए, एक सीधी सी बात है, अदम एतमाद की तरीका है, आप उसको फेस करो। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सीधी सीधी धमकियां, गालियां, व्हाट इज दिस? तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिक्स के जरिए हल होंगी। उधर पार्लियामेंट में आएंगे, पार्लियामेंट में अदम एतमाद पे अगर इनके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है तो ये ले लें, ये कानूनी बात है, ये गैर कानूनी तो है नहीं। तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, ये वजीर आजम है। अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस खो गए तो ये वजीर आजम नहीं है। अब जिस भी जमात का वजीर आजम आएगा, हो सकता है इन्हीं की जमात का आ जाए, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इनको फेस करना चाहिए मेरे ख्याल में, ये धमकियां और बुखलाहट और ये मार्शल लॉ, गवर्नर राज, हम ऑर्डिनेंस ले आएंगे, ये सारी बुखलाहट की जो है वो है बातें हैं। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये भी बताते चलें कि हमने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखा है कि कभी भी मिक्स्ड कल्चर्ड हुकूमत ज़्यादा एक तो पायदार भी नहीं होती, लंबा अरसा चलती भी नहीं है। PDM की तहरीक जो अदम एतमाद की तहरीक है, मान लिया कि वो कामयाब हो जाती है और उसके बाद अपोजिशन के अंदर जितनी जमातें शामिल हैं वो एक मिक्स्ड गवर्नमेंट बना लेती हैं। कल मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बयान सामने आया था कि वो 5 साल की वफाकी हुकूमत चाह रहे हैं, जिसके अंदर इमरान खान साहब की जमात को निकाल कर बाकी तमाम जमातें मिलकर एक वफाकी हुकूमत बना लें, एक कौमी हुकूमत बना लें। क्या समझते हैं कि मिक्स कल्चर्ड हुकूमत हमारा जो मिजाज है जिस तरह का एक नेशन के तौर पर वो चल सकती है? और क्या ये मुल्क के साथ मजाक नहीं होगा कि ओहदों के लालच में सबको आप शामिल कर लें और फिर बात की बाद में देखी जाएगी? नहीं, अभी तक जो हालात है ना, ये असल में ना लोग इस बात को समझ नहीं रहे। लोग ये समझ रहे हैं कि मिक्स गवर्नमेंट बन जाएगी, वो चलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। ये अभी तक ये सारे लोग इस वजह से इकट्ठे हो गए हैं कि हमने इमरान खान को हटाना है।
जब इमरान खान हट जाएंगे तो उसके बाद देखने के हालात है कि फिर हालात कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये अभी राम कहानियां, अभी बातें हैं, अभी फिक्स नहीं है। वो कहता है कि मैं वो ये चलता है। आप मुझसे बेहतर समझते सुभान भाई कि पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, लेकिन ये बात हतमी है कि ये सिर्फ अभी इसको हटाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब ये हट जाएगा तो उसके बाद हालात डिफरेंट हो जाएंगे। आप ठीक है कमर गिलानी साहब, इसी बात पर मैं आपसे पॉइंट जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त इमरान खान साहब को ये हटाने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद अपोजिशन जो इस वक्त सेम पेज पर नज़र आ रही है, अगर मलिक आसिफ याकूब साहब की बात को मैं ऑन करते हुए कहूँ कि वो इकट्ठे नहीं रहेंगे, तो उसके बाद क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इनफरादी तौर पर हुकूमत बना लेगी, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनफरादी तौर पर इस पोजीशन में है कि वो मुल्क में एक बड़े पैमाने पर एक हैवी मैंडेट के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है? देखिए जी, यही तो इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमी और मसला है कि जब इमरान खान को हटाना है, इमरान खान हट जाता है, ठीक है, उसके बाद मिक्स अपोजिशन आ जाती है, मिक्स हुकूमत आ जाती है। वो तो आनी है ना, मिक्स हुकूमत तो आनी है। अब मसला ये है कि ये लोग कहते थे कि इमरान खान पर तजर्बात किए गए, तजर्बात के बाद इमरान खान को लाया गया। मैं फिर यही कहता हूँ, जब भी ये तजर्बात किए गए हैं, इसका सबसे ज़्यादा खमियाजा मुल्क ने और जो है सबसे ज़्यादा खमियाजा मुल्क ने भुगता है, अवाम ने भुगता है। ये फिर एक तजर्बा होने जा रहा है अगर ये ऐसा हो जाता है तो। अब मसला ये, मैं एक और आपको ये बात बताता चलूँ कि ये असल जो वजह है, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ। ये मसला शुरू हुआ जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का जो है वो अपने प्रोग्राम्स में, या अमेरिका के साथ जो है वो इमरान खान ने जी अमेरिकी एंकर को इंटरव्यू में कहा था जी। उसके बाद एब्सोल्युटली नॉट ये इशू जो है इसको अब देखें, आज भी हमजा शहबाज ने आज ये बात की है, परसों शहबाज शरीफ ने ये बात की है। अदम एतमाद की तहरीक चल रही है, उसमें एब्सोल्युटली नॉट का इशू कहाँ से आ रहा है? इसका तो ये साफ मतलब है ना कि ये अमेरिका को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि जो है एब्सोल्युटली नॉट, हम आपके साथ हैं, ये आपके अगेंस्ट थे। इन्होंने आपको आंखें दिखाई हैं। हालांकि मसला ये है कि जब एटमी धमाका हुआ था, पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे उस टाइम, ठीक है जी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जो लोग उस टाइम साथ थे, वो सारे फोर्सेस के लोग थे, सारे एजेंसियों के लोग थे, सारे आर्मी के लोग थे, वो साथ थे। उन्होंने जब बटन जो दबाया था वो अब्दुल कदीर खान ने दबाया था। एटम बम जब इन्होंने ब्लास्ट किया था, तजर्बा किया था अपना कामयाबी के साथ, तो दूसरा क्या नाम था इसका, नवाज शरीफ ने बटन नहीं दबाया था। वो इसलिए नहीं दबाया कि मैं कल को मुझे अमेरिका कहे कि आपने बटन दबाया था, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बटन नहीं दबाया था, अब्दुल कदीर खान मुझे ये जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे। और बाद में सारी उम्र और अब तक उस चीज़ का क्रेडिट ये लोग ले रहे हैं। अब अगर इमरान खान इस चीज़ को बार बार कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट, तो इसका भी ये उसके अगेंस्ट करते हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि मुल्क का इससे कितना नुकसान हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। असल में ये है इनकी नीयत। अब ये मैं एक और बात करूँ कि समी इब्राहिम गुज़श्ता रोज उसने एक प्रोग्राम किया जिसमें उसने एक चीज़ एक छाप किया कि 50 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जो है वो अपोजिशन जमातों के साथ अमेरिका की कमिटमेंट हुई है, तो वो इनको आ चुकी है। उसी के थ्रू जो है ये PTI से मुनहरिफ जितने अरकान हैं उनको जो है ये एक मिनट अटैच किया गया। कमर गिलानी साहब एक मिनट रुकिएगा, मैं इसी पर मलिक साहब का मौक़िफ़ ले लेता हूँ जी। अभी आपने सुना कि कमर गिलानी साहब समी इब्राहिम साहब के हवाले से बात कर रहे थे, क्या कहते हैं, ये सिर्फ इल्ज़ाम है या हकीकत है? नहीं मेरे भाई, मुझे तो इनकी बात की समझ नहीं आई रही कि इस मुल्क में देखें एब्सोल्युटली राइट और अमेरिका को खुश करना और ये बातें तो तब होती मेरा भाई जब आपने इस मुल्क में दूध की नहरें बहाई हुई होती हैं और लोग बड़े खुशहाल होते हैं, महंगाई ना होती और इदारे तबाह बर्बाद न किए होते, आपने मईशत तबाह न की होती, मुल्क में अफरा तफरी ना फैलाई होती, तो फिर तो आप ये बात कर सकते थे कि जी हमारे खिलाफ ये साजिश है। आप खुद इतने नए रो चुके हो, आप तो खुद जान छुड़वाना चाह रहे हो, अब ये एब्सोल्युटली नाट के पीछे पड़ गए हैं। अच्छा मलिक साहब छोड़ें, मलिक साहब आगे चलते हैं, इस पॉइंट को छोड़ते हैं। ये बताइए कि आप लोग कहते हैं कि हम जो तरीके अदम एतमाद पेश कर रहे हैं वो दरअसल आवाम के एतमाद खोने की वजह से पेश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब आवाम का एतमाद खो चुके हैं और इस वक्त आवाम ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म को किसी भी तरीके से हुकूमत को हटाया जाए और एक नई हुकूमत बनाई जाए। लेकिन अगर हम देखते हैं पिछले 5, 6, 8 जो इमरान खान साहब ने जलसे किए हैं उसको जितना भी न्यूट्रल मीडिया है वो भी तस्लीम कर रहा है और ख़ुद हुक्मरान जमात तो बहरहाल ये कह रही है कि एक बहुत बड़ा उसके अंदर आवाम का जम्मे गफ़ीर नज़र आता है। तो एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आवाम का एतमाद खो चुके हैं, दूसरी तरफ इतना बड़ा रश के साथ जब वो जलसे कर रहे हैं तो इसका मतलब तो फिर यही बनता है कि आप लोगों की ज़ाती ख्वाहिश है, आवाम ये नहीं चाहते। नहीं भाई नहीं, आप देखो वो गवर्नमेंट में है,
पटवारियों को ला के जलसों में डाल देते हैं, पुलिस को सिविलियन कपड़े पहना के उसमें जलसों में लाया जा रहा है, और दूसरे जो है वो ये अपना इसको जो म्यूनिसिपल कमेटी के लोग हैं उनको ला के जलसों में बिठाया जा रहा है। ऐसे जो उसको टारगेट दिया जाता है कि इतने लोग लेके आओ आप जलसे में। भाई से को हाथ छोड़ते हैं, आप मुझे बेहतर जानते हैं कि वक्त की गवर्नमेंट क्या करती है। तो ये वाकई खो चुकी है। अब मुझे एक मिनट गिलानी साहब, सिर्फ एक मिनट, मैं आपकी तरफ आता हूँ। गिलानी साहब आपकी तरफ आता हूँ। बोलिएगा सर। जी जी मलिक साहब आप कंटिन्यू करें। प्रोग्राम में ना करें, मुझे बात करने में अपनी मलिक साहब बात करें। बारे में बोलिएगा। तो सर ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। भाई इनसे अपने बंदे तो कंट्रोल नहीं हो रहे, इत्तेहादी इनसे ना लाएं, अपने बंदे इनके भाग गए, वो हल्कों में बेचारे नहीं जा सकते सर, वो क्या करें। महंगाई इतनी ज्यादा है, बेचारा गरीब आदमी जो है वो पिस गया है। और इन हालात में जो है इस वक्त इस मुल्क की जरूरत है कि नया सेटअप आए जो इस मुल्क को संभाले, इसकी मईशत। आप ये देखें मुल्क उन्होंने गिरवी रख दिया IMF का, और बाकी जो हालात हैं आपके सामने, पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं, इदारे तमाम तबाह बर्बाद हो चुके हैं, पार्लियामेंट तबाह हो गया है, ठीक है, कोई भी इदारा आप देखें सेटल नहीं है। तो इन हालात में सर नया सेटअप बहुत जरूरी है, समझदार गवर्नमेंट होनी चाहिए जो एक्सपीरियंस हो। ऐसे तजर्बे से तो ये मुल्क जाया नहीं ना किया जा सकता। अब आप देख लें पंजाब में क्या सिचुएशन है, अभी आप गवर्नमेंट जाने दे, देखना कितने स्कैंडल निकलते हैं पंजाब में, क्या होता है गुलजार साहब के साथ क्या हुआ। चलें ठीक है मलिक साहब, प्रोग्राम का चूँकि वक्त बिल्कुल आखिरी लम्हात में है, मैं कमर गिलानी साहब से उनका पॉइंट जान लूँ उसके बाद। जी कमर गिलानी साहब क्या कहेंगे इस बारे में? ये मेरा यही पॉइंट है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एब्सोल्युटली नॉट की कोई वैल्यू अब नहीं रही, गवर्नमेंट ये जा रही है, तो अपोजिशन बार बार क्यों मुस्लिम लीग नून के अरकान खासकर वो बार बार क्यों इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, हद प्रेस काउंसिल से इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं? इसका तो ये मतलब है ना कि कोई सिग्नल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। ठीक है कमर गिलानी साहब आपका भी पॉइंट आ गया। मलिक आसिफ याकूब साहब में आपका पॉइंट इससे पहले आ चुका है। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में जो आप शामिल हुए एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन अब आने वाले दिनों में यह देखना है कि ये जो तमाम मामलात हैं ये किस जानिब बढ़ते हैं। क्या हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में चली जाएगी और फिर एक मिक्स्ड गवर्नमेंट आ जाएगी, और अगर हुकूमत आ जाती है नहीं तो फिर वो मामलात किस तरीके से चलाएगी। क्या वो रिलीफ पैकेज है जो वो आवाम को फिलफोर दे सकते हैं, या फिर आवाम के नसीब के अंदर तब्दीली हुकूमत के बावजूद भी वही रोना पीटना और मुश्किलात रहेंगे। आने वाले वक्तों में ये साबित होगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान सबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।